खबरों का सारथी। हरियाणा चुनाव प्रचार में डटे सीएम धामी, बोले यहां की जनता भ्रष्टाचारी, तानाशाह, महिला विरोधी और दलित विरोधी लोगों को कभी सत्ता में नहीं आने देगी। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा। डेंगू की रोकथाम के भी दिए निर्देश। यात्रियों की समस्या होगी खत्म। दून, हरिद्वार, मसूरी, टिहरी के बीच चलेंगी निजी बसें, प्रस्ताव तैयार। प्रदेश में सबसे अधिक निवेश करने वाली हरिद्वार जिले की 251 औद्योगिक इकाइयों को झटका। केंद्र सरकार ने राज्य की 620 इकाइयों का सब्सिडी के लिए किया अपात्र घोषित। पौड़ी में गुलदार के हमले ने खोली सरकारी तंत्र की पोल। घायल बच्चे के घर नहीं शौचालय, बिजली, 90 आवास का मिला लाभ। मॉनसून थमते ही चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 20,000 से ऊपर पहुंचा हर रोज यात्रियों का आंकड़ा। अब तक 38 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। खबर है बद्रीनाथ से, जहां पर संपर्क टूटने से आजिज हैं तीर्थयात्री और कनेक्टिविटी ध्वस्त रहने से नाराजगी। अपनों से नहीं कर पा रहे हैं संपर्क और काम नहीं कर रहा मोबाइल नेटवर्क। बीएसएनएल व निजी कंपनियों का खराब है नेटवर्क। बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं चारधाम यात्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं चारधाम के यात्री और संपर्क टूटने से आजिज है तीर्थयात्री। अहम जानकारी आपको हम बता दें तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, काम नहीं कर रहा है मोबाइल नेटवर्क। बड़ी जानकारी सामने आई है, अपनों से नहीं कर पा रहे हैं संपर्क। बीएसएनएल व निजी कंपनियों का खराब है नेटवर्क। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं चारधाम यात्री। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम पौड़ी से बताते हैं, जहां पर गडोली क्षेत्र में घुरड़ का शिकार करने के आरोप पर न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए 2 आरोपियों के बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और जबकि 2 फरार आरोपियों को भी अब न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल वन विभाग की टीम ने आरोपियों के घर से जानवर के खुर, नाखून और मांस बरामद किया। वन विभाग का दावा है कि ये मांस घुरड़ यानी हिरण की प्रजाति का है और जिसके सैंपल भी लैब टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। वहीं घटना की विस्तृत जांच के लिए उप प्रभागीय वन अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया है। दो फरार आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
अगली खबर है रामनगर से, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूरे ब्लॉक में कर्मचारी शिक्षकों ने अपने कार्यालय और विद्यालय में काला फीता बांधकर कार्य किया और एनपीएस यूपीएस के आदेश के प्रतियों को जलाया भी गया है। राज्य के इंटर कॉलेज ढेला में ऐसे ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता, कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष नवेंदु मटपाल ने कहा कि 2004 में वाजपेयी सरकार के द्वारा कर्मचारी शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी करते हुए न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया और उसके 20 साल पश्चात मोदी सरकार के द्वारा यूपीएस स्कीम भी लाई गई। अक्टूबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा और 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सरकार द्वारा नई पेंशन योजना, जिसको हम एनपीएस के नाम से जानते हैं, को शुरू किया गया था और इसीलिए 1 अक्टूबर को हम हजार 1 अक्टूबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा और 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सरकार द्वारा नई पेंशन योजना, जिसको हम एनपीएस के नाम से जानते हैं, को शुरू किया गया था और इसीलिए 1 अक्टूबर को हम हजार कर्मचारी शिक्षक विरोध स्वरूप काला फीता बांधकर इस एनपीएस की और वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लाई गई यूपीएस पेंशन स्कीम की प्रतियां जला रहे हैं। अपने अपने कार्यस्थलों पर, विद्यालयों में और कार्यालयों में हमारी सरकार से मांग है कि हमें एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम ही हमारे लिए फायदेमंद है, उसको सरकार लागू करे। हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए, सिर्फ ओपीएस। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में हरिद्वार से लोकसभा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। कोटद्वार में मीडिया से बातें करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में अपराधियों की सक्रियता बढ़ी है और जिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस को लगाम लगाने की आवश्यकता है। नेताओं का पता नहीं, तो चैनल वाला ने क्या क्यों नहीं करता? नहीं, बहुत अब नहीं था, पहले लंबे समय तक रहते थे लोग, अब नहीं रहते ज्यादा। ये आईटी वाले हो गए, जैसे खट एक कंपनी छोड़ी, ज्यादा पैकेज मिल गया, वो चल गया बहुत ज्यादा। पर मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट को ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी कुछ वर्षों से कुछ लोग जो माफिया टाइप के लोग हैं या चोरी डकैती वाले लोग हैं, वो इधर पैर पसार रहे हैं। और इसलिए एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, आज सांसद के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमारा दायित्व है कि सरकार का और विभाग का, जिस विभाग की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, उसका ध्यान हम केंद्रित करें। और अब सीधा आपको विज्ञान भवन दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में
वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छताए जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। ये अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते,
भूख हड़ताल पे बैठते, नहीं बैठे। उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान भोगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला जाए। साथियों, इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन 10 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं इसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले अपन, आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे। साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। मैं भी अपना दायित्व समझकर मैंने टॉयलेट्स की बात की, सैनिटरी पैड्स की बात की, और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं। साथियों, 10 साल पहले तक भारत की 60% से ज्यादा आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। ये मानव गरिमा के विरुद्ध था।
इतना ही नहीं, ये देश के गरीब का अपमान था, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, इनका अपमान था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चला आ रहा था। शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। दर्द और पीड़ा सहन करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर शौचालय जाना है तो अंधेरे का इंतजार करती थी, दिन भर परेशानी झेलती थी और रात में बाहर जाती थी। तो उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे होते थे। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, ठंड हो, वर्षा हो, मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में शौच के कारण जो गंदगी होती थी, उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी। गंदगी की वजह से गांव में, शहर के अलग अलग बस्तियों में बीमारियां फैलना आम बात थी। साथियों, कोई भी देश कैसे आगे बढ़ सकता है, वैसा नहीं चलेगा। हमें इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। तो दिल्ली के विज्ञान भवन से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां स्वच्छता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से संबोधन किया गया और साथ ही साथ देश भर से स्वच्छता को लेकर अपील भी की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।